बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं अलजेब्रा की, जिसके टॉपिक डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं और जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, जो कि क्वेश्चन लगाते वक्त हम उन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ नहीं करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा हो तो इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हमने बता दी थी। पढ़ लिया होगा तभी आप यहाँ पहुँचे होगे। अब 3 बची हुई प्रॉपर्टी और बता देते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, ज़रा देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मान लें ये हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं, मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ऐसी है जिसकी एक रो में लिखा a1 प्लस a1 डैश b1 प्लस b1 डैश c1 प्लस c1 डैश a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो एक्सपेंशन तो सिंपल है, जैसे हम करते वैसे कर लें, लेकिन क्या इसको किसी और तरीके से लिखा जा सकता है? जी हाँ, तो हम पहले इसको एक्सपेंड करेंगे फिर उसको तरीका बताएंगे। जो चूँकि एक्सपेंशन आप रो या कॉलम के लांग कर सकते हैं, तो हम फिलहाल रो के लांग कर रहे हैं। क्या तरीका होता है ज़रा देखो ध्यान से। इस रो के लांग कर रहे हैं तो पहले आप क्या लिखेंगे, a1 प्लस a1 डैश लिख दिया इनटू, मैं इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखने के बजाय डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना पसंद करूँगा। जब आपने इसको लिखा तो ये रो कट गया, कॉलम कट गया, जो बचता है उसकी एक छोटी सी डिटर्मिनेंट बना दी जाती है, b2 c2 b2 c2 b3 c3। समझ में बात आ गई? फिर अगले एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, माइनस b1 प्लस b1 डैश, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, a1 a2 c2 a2 c2 a3 c3, फिर प्लस लिखेंगे। इसके बाद ये वाला एलिमेंट c1 प्लस c1 डैश डिटर्मिनेंट, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, a2 b2 a2 b2 a3 b3। ये बात तो समझ में आपको आती है, पढ़ा भी आपने। अच्छा ये बताइए, अगर मैं एक काम कर देता हूँ कि a1, मैं जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो a1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर a1 डैश से मल्टीप्लाई इससे होगा। एक काम कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a1 लिख देता हूँ और डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ b2 c2 b3 c3, फिर माइनस b1 लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ a2 c2 a3 c3, थोड़ी राइटिंग गंदी है हमारी, प्लस c1 लिख देता हूँ a2 b2 और a3। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? अब कर ही दिया, अब कर क्या सकता हूँ। और इसके बाद माइनस ये a1 b1 a1 डैश b1 डैश c1 डैश कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, इसको एक बड़े से ब्रैकेट में बंद कर दिया। कोई दिक्कत? प्लस, फिर बड़े से ब्रैकेट बंद किया, a1 डैश डिटर्मिनेंट b2 c2 b3 c3 माइनस b1 डैश डिटर्मिनेंट a2 c2 a3 c3 प्लस c1 डिटर्मिनेंट a2 b2 a3 b3। कर सकते हैं ना? ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूँ इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो आप कहेंगे जहाँ पर ये a1 प्लस a1 डैश है यहाँ a1 लिखा हुआ है, तो क्या इसको डिटर्मिनेंट के रूप में ऐसे नहीं लिखा जा सकता है? पहले वाले को डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और प्लस ये वाली क्या हो जाएगी, a1 डैश b1 डैश c1 डैश a2 b2 c2 a3 b3 c3। बात समझ में नहीं आई? यानी कि मैं अगर इस प्रकार की कोई डिटर्मिनेंट लिखी हुई है, अगर इस प्रकार की डिटर्मिनेंट लिखी हुई है, तो मैं जो पहली रो है ना, इसके 2 एलिमेंट जो प्लस में हैं, इनको 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। एक के साथ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3,
ए के साथ A1 डैश B1 डैश C1 डैश A2 B2 C2 और A3 B3 C3 लिख सकता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन लगाते वक्त हम इसका यूज़ नहीं करते, माइनस प्लस करके रो या कॉलम को कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें हम और आपको बताना चाहेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। वो बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, आप जानते होंगे, क्योंकि आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इंटर तो पढ़ा ही होगा अच्छी तरीके से। अगर मान लें कि ये वाली जो डिटर्मिनेंट है, ये जो रो है, इसमें मान लें A2 डैश लिखा होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी B2 डैश लिखा होता, यहाँ भी C2 डैश लिखा होता, तब क्या करते? तो आप किसी एक रो या कॉलम को ब्रेक करेंगे। मतलब इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे कि A1 B1 C1 इसमें, और ये ऐसे लिखा जाएगा A2 प्लस A2 डैश B2 प्लस B2 डैश C2 प्लस C2 डैश A3 B3 C3 प्लस, क्योंकि आप पहले रो को ब्रेक कर रहे हैं, A1 डैश B1 डैश C1 डैश A2 प्लस A2 डैश B2 प्लस B2 डैश C2 प्लस C2 डैश A3 B3 C3 लिखेंगे। एक बार में केवल एक रो ब्रेक हुई, कॉलम भी हो सकता है ये, ठीक। हाँ, दोबारा में इसको फिर ब्रेक कर सकते हैं, इसको दो डिटर्मिनेंट में कर सकते हैं। एक हो जाएगी आपकी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस A1 B1 C1 A2 डैश B2 डैश C2 डैश A3 B3 C3, और इसको फिर दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं। एक में A1 डैश B1 डैश C1 डैश A2 B2 C2 A3 B3 C3, एक में A1 डैश B1 डैश C1 डैश A2 डैश B2 डैश C2 डैश और A3 B3 C3। अगर थर्ड रो में भी ऐसा होता तो फिर आगे वो ब्रेक होता, मतलब एक बार में एक रो ब्रेक हो सकती है। तो क्या पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई? यानी चौथी प्रॉपर्टी है ना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे सिग्मा नोटेशन, कहीं डिटर्मिनेंट में सिग्मा नोटेशन है, सिग्मा आप जानते हैं सम के लिए यूज़ होता है। तो जैसे डिटर्मिनेंट हमने लिखी है F1R F2R F3R A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसको हमने डेल्टा R से रिप्रेजेंट किया है। जो F1 F2 F3 हैं ये R के फंक्शन है, और A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये कांस्टेंट है। देखिए F1R F2R F3R R के फंक्शन है, मतलब R के चेंज होने पर ये चेंज होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सिग्मा नोटेशन लगा दूँ, मैं आपसे कहूँ कि सिग्मा डेल्टा R निकालना चाहते हैं, तो R पे सिग्मा लगाएंगे आप, यानी यहाँ सिग्मा F1R लिखेंगे, सिग्मा F2R लिखेंगे, सिग्मा F3R लिखेंगे, लेकिन A1 B1 C1 A2 B2 C2 में कोई सिग्मा नहीं होगा। तो सिग्मा केवल जो वेरिएबल हैं, जो चेंज हो रहे हैं, जिसमें R की वैल्यू चेंज हो रही है, उसमें लगाया जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल समझा दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए एक एग्जाम्पल मैं नोट करता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि डेल्टा R है R-1 होल स्क्वायर R-1 होल क्यूब n 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर 6 4n - 2 और 3n स्क्वायर - 3n। सिग्मा डेल्टा R को कांस्टेंट प्रूव करना है। इसमें सिग्मा डेल्टा R जब देंगे ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि सिग्मा डेल्टा R में R की वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी कर रही है, ठीक। तो सिग्मा किस पर लगेगा? केवल डेल्टा R वाले फंक्शन पे लगेगा, ठीक है। यानी जब मैं यहाँ सिग्मा डेल्टा R लिखूँगा, जब मैं यहाँ सिग्मा डेल्टा R लिखूँगा और R की वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी करूँगा, तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू इस पर लगेगा, सिग्मा R-1 सिग्मा R-1 का होल स्क्वायर सिग्मा R-1 का होल क्यूब, और ये n रहेगा, ये 2n स्क्वायर रहेगा, ये 3n क्यूब रहेगा, ये 6 है, ये 4n - 2 है,
ये 3n² माइनस 3n है। समझ में बात आ गई। अब कांस्टेंट का मतलब पता नहीं क्या वैल्यू आएगी, हमको नहीं मालूम। अब सिग्मा को खोला कैसे जाए? आप ये समझ लो आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको खोलने का तरीका मैं आपको बता दूं। देखो ध्यान से, अगर r की वैल्यू 1 से n तक कर रही है तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो क्या ये पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, अप टू n-1 तक जाएगा ना। और आपको अगर याद हो तो 12th क्लास में जब आप 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 अप टू n तक प्लस करते थे तो इसको सिग्मा n लिखते थे। और सिग्मा n की जो वैल्यू थी वो थी n+1/2 थी ना, आपके यहाँ थी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर n की जगह n-1 आया हुआ है। तो अगर n-1 आया हुआ है तो ये हो जाएगा n-1 इंटू n-1 + 1/2, यानी n-1 इंटू n/2 लिख सकते हैं, या n-1/2 लिख सकते हैं ना। तो यानी इसकी जो वैल्यू आएगी पहले वाले की वो आएगी n-1 इंटू n/2। हैव यू गॉट इट? ठीक, जरा स्क्वायर पे आ जाओ। अगर स्क्वायर में r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक लिखो, स्क्वायर में अगर 1 से लेकर के n तक आप लिखते तो क्या आता था? देखो ध्यान से, r को लिखते 1 तो 0 का स्क्वायर आता, प्लस 1 का स्क्वायर आता, प्लस 2 का स्क्वायर आता, अप टू लास्ट में n-1 का स्क्वायर आता। याद करो क्लास 12th। अब आप कहेंगे हम 12th में ही हैं। जी नहीं, हम यही पढ़ा रहे हैं। तो 12th में तो कोई बात नहीं, क्लास आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है कि अगर 1² + 2² अप टू n² को आप ऐड करते थे तो इसको सिग्मा n² लिखते थे। इसकी वैल्यू होती थी n+1 2n+1 होल बाई 6। तो क्या ये बिल्कुल सेम चीज़ लिखी है कि n की जगह n-1 आ गया है? तो अगर मैं n की जगह n-1 करूँगा तो यहाँ n-1 आएगा, यहाँ n-1 + 1 आएगा, यहाँ 2 n-1 + 1 बाई 6 आएगा, यानी ये n-1 आएगा, यहाँ पर n आएगा, यहाँ पर जब खोलोगे तो आएगा 2n-1/6। यानी इसको आप n-1 इंटू n, यानी इसको ले सकते हैं आप इस वाले को n-1 इंटू n इंटू 2n-1/6 लिख सकते हैं ना। एक एक समझाते जा रहे हैं, क्लास छोटे क्लास पढ़ा है आपने। अब ज़रा देखो आगे वाला क्यूब में आएगा। तो हमने पढ़ा है कि 1³ + 2³ अप टू n³ को सिग्मा n³ लिखते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n+1/2 का होल स्क्वायर है। प्रूफ नहीं बताने जा रहे हैं। तो आप यहाँ n की जगह क्या लिख सकते हो? n-1। तो यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू n/2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो, अपान 4 कर दो। तो क्या यहाँ तक बात हम सही कह रहे हैं? ठीक, जो बचा हुआ उसको ऐसे नोट कर दो। तो यहाँ n लिख दो, यहाँ 2n² लिख दो, यहाँ 3n³ लिख दो, यहाँ पर 6 लिख दो। यहाँ एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन लेकर के 2n-1 लिख दो, और यहाँ से 3 कॉमन लेकर के n कॉमन लेकर के n-1 लिख दो। जानबूझ के मैंने लिखा है ऐसे। अब क्या करें? अब कॉमन लेना शुरू करो। सुनो ध्यान से, देखो एक काम करिए, यहाँ अपान में 6 है, यहाँ अपान में 4 है, यहाँ अपान में 2 है, और डिटर्मिनेंट कहती है कि किसी एक रो या इसी एक कॉलम से आप कॉमन ले सकते हो। मैं एक काम करता हूँ कि नीचे अपान में 12 है ना, मतलब 2 है, 6 और 4, 2 और 6 4 का एलसीएम 12 होगा। तो एक काम करते हैं, 1/12 यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, या यूँ कहिए 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कुछ कॉमन दिख रहा है? तीनों में n कॉमन है, n कॉमन ले लेते हैं। तीनों में n-1 कॉमन है, n-1 कॉमन ले लेते हैं। और कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? यहाँ भी n कॉमन है, यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, और जो बचेगा उसको लिख देते हैं।
देखो ध्यान से, आपने यहाँ से 12 कॉमन लिया है, या यूं कहिए 12 कॉमन लिया कहिए, या यूं कहिए आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, डिवाइड वाला बाहर लिख दिया, तो ऊपर 6 बचेगा ना। यहाँ से आपने 12 किया तो एक तो 2 बचेगा, ठीक, n एक कॉमन ले लिया तो 2n-1 हो जाएगा। यहाँ से 12 कॉमन लिया तो 3 बचेगा, n स्क्वायर में n बचेगा, n-1 कॉमन बचेगा, ठीक, जो बचा उसको लिख दो। अच्छा, यहाँ से आपने n कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2n, यहाँ बचेगा 3n स्क्वायर, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा क्या है, तो ऐसे ही बचे, सब कुछ बचा ही हुआ है। यहाँ बचेगा 3n n-1। अगर ध्यान से देखो तो पहला कॉलम और थर्ड कॉलम ये दोनों आइडेंटिकल है ना, और जब डिटर्मिनेंट के कोई भी दो कॉलम या दो रोज आइडेंटिकल होती हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0, तो इसके लिए 0 आने वाली है ना, तो यानी 0 मतलब इसमें n ही ना हो, n ही ना हो तो कैसी वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है, उसका कोई नाम नहीं है, 6 नंबर प्रॉपर्टी है। इसको मैं आपको प्रूफ करके नहीं बता रहा हूँ, मैं समझा के बता रहा हूँ केवल, ठीक है। समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आ जाए तो भी ठीक है। ज़रा देखो ध्यान से, जैसे कोई डिटर्मिनेंट ऐसी लिखी हो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। पहली बात, डिटर्मिनेंट पे किसी भी रो में किसी भी रो को प्लस कर सकते हो, किसी भी रो में किसी भी रो को माइनस कर सकते हो, किसी भी कॉलम में किसी भी कॉलम को प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। अब मैंने एक काम किया, हमने कहा जो C3 है ना, C3 कॉलम है, ये ना समझिएगा, ठीक है। C3 जो कॉलम है उसमें मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो mc3 कर दिया। मैंने C3 में एक ऑपरेशन किया, mc3 कर दिया, हम कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। जब मैंने इसमें m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, और यहाँ पर ma3 हो गया, यहाँ पर mb3 हो गया, यहाँ पर mc3 हो गया। अब चूंकि आपने m से मल्टीप्लाई किया है तो m से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब जरा एक बढ़िया सी चीज़ देखो, यहाँ दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। पहला, हम ये केस लेना चाहते हैं कि C1 कॉलम में एक ऑपरेशन करना चाहते हैं C1 प्लस C3, ये वाला C3 जो नया बना है, C1 कॉलम में हम ये ऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक, कर दो ऑपरेशन। तो डिटर्मिनेंट क्या आने वाली है, 1/m, यह आएगा a1 प्लस ma3 b1 प्लस mb3 c1 प्लस mc3, यहाँ पर आएगा a2, यहाँ पर आएगा b2, यहाँ पर आएगा c2, यहाँ पर आएगा ma3, यहाँ पर आएगा mb3, यहाँ पर आया mc3। क्या मैं इस कॉलम से m कॉमन ले सकता हूँ, ले लो, और m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ वाला m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a1 प्लस ma3 b1 प्लस mb3 c1 प्लस mc3 a2 b2 c2 a3 b3 c3। मैं एक डिटर्मिनेंट लेके आया हूँ, अभी इसमें क्या मैं समझाना चाहता हूँ ये मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, देखिए ये बात समझ में आ गई, ठीक। सेकेंड एक ऑपरेशन हम करेंगे, हम ये ऑपरेशन तो हो गया, ठीक है, ये ऑपरेशन हो गया, ये वाला ऑपरेशन हमने यहाँ पर किया है, ये वाला ऑपरेशन किया है। अब मान लीजिए हम ऑपरेशन चेंज करना चाहते हैं, ऑपरेशन यही करूँगा, लेकिन अब C3 में ऑपरेशन करता हूँ और C3 में C1 को प्लस करता हूँ। सेकेंड केस में ये काम कर रहा हूँ, सेकेंड केस यहाँ ले रहा हूँ कि अगर मैं ऑपरेशन C3 में कर दूँ और C3 में ले जाकर के C1 को प्लस कर दूँ, तो एक जादू देखेंगे आप, जो जादू दिखा रहा हूँ। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/m तो बाहर है, C1 ऐसे लिखा रहेगा a1 b1 c1, सेकेंड कॉलम ऐसे रहेगा a2 b2
C2, लेकिन यहाँ पर MA3 में A1 प्लस हो जाएगा, MB3 में B1 प्लस हो जाएगा और MC3 में C1 प्लस हो जाएगा। अब बताइए क्या यहाँ से M कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो क्या ये M कैंसिल होगा? नहीं होगा, एज इट इज रहेगा ना। ठीक, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, सुनो ध्यान से। आपने जिस कॉलम में ऑपरेशन करना है, जिस कॉलम में ऑपरेशन करना है, अगर उस कॉलम में आपने मल्टीप्लाई किया है तो बाहर डिवाइड में आएगा, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद में वो कॉमन नहीं मिल पाएगा। अगर आपने देखो यहाँ पर आपने क्या किया, C3 में मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर आपने C3 में मल्टीप्लाई किया है और यहाँ ऑपरेशन भी C3 में कर दिया, C3 में ही ऑपरेशन कर दिया, तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद में यहाँ से M कॉमन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑपरेशन किसी और कॉलम में किया, ऑपरेशन C1 में किया और आपने यहाँ पर M से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड किया है, तो आपको बाहर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहना हम ये चाहते हैं कि जैसे आपने कॉलम C1 में एक ऑपरेशन किया C1 माइनस 2C2, तो आपने क्या किया, C2 में 2 से मल्टीप्लाई किया और आके C1 में माइनस कर दिया, तो आपको C2 को ऐसे लिखा रहेगा, C2 में चेंज मत करिएगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज न करना। और मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ मैं, पहले नोट कर ले फिर आपके पास आते हैं। जैसे मैंने डिटर्मिनेंट बताई और हमने कहा इसको सॉल्व करिए विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंशन नहीं करना है, तब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो साफ साफ दिख रहा है, अगर इसमें 5 में 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 40 होगा और 40 को 41 माइनस करोगे तो 1 आएगा। ठीक, अगर इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 72 आएगा और 79 में अगर 72 माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा। अगर इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आएगा और अगर इसमें माइनस कर दें तो 5 बचेगा। अब देखो ऑपरेशन C1 में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C1 में माइनस कर रहे हैं 8C3। C1 में माइनस किया है आपने, C1 में किया है ना। तो जब C1 में आप करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई तो C3 में कर रहे हैं, तो आपको ना तो C3 दिखाना है मल्टीप्लाई में, ना बाहर डिवाइड करना है, क्योंकि जिसमें ऑपरेशन करेंगे अगर उसमें आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ डेल्टा क्या बचेगा, ये यहाँ पर देखो इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से 24, क्या कर रहा हूँ, 8 1 40, 41 माइनस किया तो 1 बचेगा, 9 8 72 माइनस किया 7 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा और 1 7 5 ये पहले से था, 5 9 3। अब चूंकि ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में आई बात नहीं आई? तो इस प्रकार से वैल्यू आप निकालेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको कर लीजिएगा, इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज होगी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।